क्या आप लोगों को पता है कि कैसे मोदी सरकार अपने ही बनाए कानूनों को सिलेक्टिवली इन्फोर्स करती है? ताजा उदाहरण अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास वाले मामले का अगर हम लेना चाहें तो सितंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बयान दिया था कि अगले 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल को सरकारी घर अलॉट कर देंगे। बात यहाँ ये नहीं है कि सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि इतनी छोटी सी बात के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर को कोर्ट में क्यों आना पड़ा। केजरीवाल को घर अलॉट करना बड़ी साधारण सी बात है, और इसको मैं साधारण क्यों कह रहा हूं ये आप लोग तब समझ जाएंगे जब आप जानेंगे कि इस मामले में कानून क्या कहता है। 31 जुलाई 2014 को जारी किए गए भारत सरकार के नोटिफिकेशन को अगर देखें तो उसके अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रेसिडेंट को दिल्ली में एक सरकारी आवास अलॉट किया जा सकता है, बशर्ते उसे किसी और कैपेसिटी में कोई दूसरा रेजिडेंस ना दिया गया हो। ये रूल साफ तौर पर कहता है कि मान्यता प्राप्त पार्टियां जो है, उनके राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनको सरकारी घर दिया जा सकता है, वो उसके हकदार हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है ही नहीं, लेकिन रुको, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था। आम आदमी पार्टी अब 4 स्टेट्स में, दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त पार्टी है। इसलिए केजरीवाल का सरकारी जो रेजिडेंस है उसको पाने का राइट जो है वो बिल्कुल साफ है, रास्ता बिल्कुल साफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में पिछले 1 साल से खींचातान चल रही है। अक्टूबर 2024 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और पूरे 1 साल तक भारत सरकार अपने ही 2014 में जारी किए गए नोटिफिकेशन को केजरीवाल के मामले में लागू नहीं करने के लिए कोर्ट में लड़ती रही। मामला इतना हल्का है कि 16 सितंबर 2025 को कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये फ्री फॉर ऑल सिस्टम है, इसलिए सरकार चुनिंदा तरीके से फैसले नहीं ले सकती। देखो यार, मैं कोई केजरीवाल का फैन नहीं हूं, बस मोदी सरकार के दोहरे मापदंड की पोल खोलना जरूरी है, क्योंकि राजनीति करनी चाहिए लेकिन उसको इतने निचले स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए जो केंद्र सरकार को शोभा ही ना दे। इसी दिल्ली में पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार को रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगले में रहना दिया जा रहा है, जबकि नरेश कुमार के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है और ना ही कोई वैध हकदारी है। फिर भी वो एनडीएमसी के लग्जरी बंगले में बिना किसी किराए के रह रहे हैं। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को भी रिटायरमेंट के बाद 1 साल तक सरकारी आवास और सुरक्षा जो है वो दी गई थी, सुविधा उसको फैसिलिटी दी गई थी। इसका मतलब तो यही निकला कि साहब चाहे तो रिटायर्ड अफसरों को भी सरकारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं, और जो हकदार हैं वो कोर्ट के धक्के खाते रहे अपने अधिकार के लिए। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में साफ साफ कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों का सरकारी आवास पर कोई अधिकार नहीं है और उन्हें 2-3 महीने में खाली कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग ही नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं? When the rules are clear and eligibility criteria are defined, what was the point of having a year-long debate in the High Court? Why waste 365 days on something that could have been done in 10 days? कोर्ट की टिप्पणी थी कि मंत्रालय को अपनी प्रैक्टिसेस में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी हरकतें सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी बड़ी समस्या बन रही है। यही ऐसी हरकतें हैं जो बताती हैं कि सरकार कानून से हटकर तानाशाही पर उतारू है। अब देश कानून से नहीं बल्कि बादशाह सलामत की मर्जी से चल रहा है। एक और तो साहब की गोद में बैठे लोगों को रूल बाईपास करके सरकारी फैसिलिटीज दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लेजिटिमेट राइट होल्डर को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये मामला एक तरह से केस स्टडी है सिलेक्टिव जस्टिस का। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून सबके लिए इक्वल होगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि गोद में बैठे लोगों के लिए कानून भी तोड़े मरोड़े जाते हैं और अपोजिशन के पास वैलिड राइट होते हुए भी कोर्ट जाना पड़ता है। यही है सरकार का सबका साथ सबका विकास की हकीकत। यानी इनके एजेंडे को साधने वाले लोगों के लिए सरकार का साथ और बाकियों के लिए अदालत के चक्कर।